आपके साथ आदर्श तिवारी, खबर बिहार झारखंड आप देख रहे हैं। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। संसद में देश का आम बजट पेश। बजट में आम आयकर दाताओं को बजट में नहीं मिली कोई राहत। 75 साल से अधिक उम्र वाले लोग अब नहीं भरेंगे आयकर रिटर्न। पटना में आम बजट को लेकर जीतन राम मांझी का बयान, बोले बजट को नहीं कहा जा सकता ठीक, आम जनता के लिए नहीं कोई राहत। आम बजट बिहार बीजेपी ने दी प्रतिक्रिया। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह बोले बजट देश के लिए खास है, बिहार को भी मिलेगा फायदा। आरजेडी ने बजट को बताया जन विरोधी। मृत्युंजय बोले केंद्र की सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को किया चौपट, पिछले 6 सालों की तरह ये बजट भी रहा पूंजीपतियों के लिए। और चेन्नई में मिथिलेश ठाकुर ने जाना शिक्षा मंत्री का हाल, कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे जगन्नाथ महतो। चेन्नई के एमजीएम में चल रहा इलाज। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बजट पेश होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। बिहार में एनडीए की सहयोगी और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी बजट से दुखी हो गए हैं। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बजट पर दुख जताते हुए कहा है कि बजट को ठीक नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि निजीकरण से पहले प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का कानून बनाना चाहिए था। ऐसे बजट से आरक्षित वर्ग के लोगों में सरकार के प्रति असंतोष बढ़ेगा। जो है ये होल स्वागत योग्य है, प्रगतिशील बजट है और हम समझते हैं कि जो किसानों के संदर्भ में बात कही गई है कि डबल इनकम एमएसपी के बारे में जो सुरक्षा की बात की तो वो सारी बात आ रही है। फिर कॉरिडोर बनाने की बात आ रही है, चाहे केरल हो चाहे बंगाल हो, जिसमें पैसा देने की बात आई है वो है और हर तरह से ठीक है। लेकिन हम अपने कंटेक्स्ट में इसमें एक चीज देख रहे हैं कि बहुत सी बातों को, बहुत से सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में लाने की बात की गई। सेक्टर सभी आ जाए, हमारी उसमें कोई चिंता नहीं है, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन संविधान पर हमारा अधिकार है आरक्षण का, अगर सभी चीज चल जाएगा प्राइवेट सेक्टर में तो आरक्षण का क्या होगा। आम बजट 2021 पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने कहा है कि इस बजट से जब देश के लिए खास है तो बिहार को भी इसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। बिहार के लिए जब पूरे हिंदुस्तान के लिए बजट में खास है तो उसका बिहार को भी हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो किसानों के लिए हो, गरीबों के लिए हो। आप देखे होंगे कि आयुष्मान भारत के द्वारा 50 करोड़ लोगों को जो सुविधा दी गई थी, अब अमित शाह जी ने असम में जाकर के घोषणा किया है कि 10 लाख जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके परिवार को भी आयुष्मान भारत से जोड़ा जा रहा है। 50 लाख का मतलब है 10 लाख का मतलब है 50 लाख लोगों को सुविधा उसका दिया जाएगा। किसानों की बात जहां तक है तो किसानों का हमने अभी तक 1.5 गुना फसल मूल्य का देने का काम किया है, उसको अब हम दुगना करने की बात कर रहे हैं। आरजेडी ने इस बजट को जनविरोधी बताया है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि केंद्र की सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। पिछले 6 सालों की तरह यह बजट भी पूंजीपतियों के लिए है। विरोधी है, किसान विरोधी है। ये आम बजट जो है, इस आम बजट से देश का भला होने वाला नहीं है, ये दिख रहा है। इसलिए इस सरकार के रहते देश का भला होने वाला नहीं है और डबल इंजन की सरकार से बिहार को कुछ नहीं मिल रहा है। विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिला पा रहे हैं, तो 39 सांसद बिहार के कर क्या रहे हैं। इसलिए ये बजट गरीब विरोधी है, जन विरोधी है, किसान विरोधी है। केंद्र की सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है
और पिछले 5-6 वर्षों की तरह इस बार का भी बजट जो है वो सिर्फ पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के लिए है। आज के बजट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले के लोगों ने राय दी है। जहां लोगों ने इस बजट को बढ़िया कहा तो कुछ लोगों ने गरीबों के हित में इसे नहीं बताया है। ये बजट पर लोगों की राय देखिए। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर सभी लोग बजट पर निगाहें टिकाए हुए थे, क्योंकि इस बजट से देश को बहुत उम्मीदें थी और कहीं ना कहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट से आम लोगों को राहत देने की कोशिश करती दिखाई दी। यह बजट जिसे पहले ही संकेत दे दिए थे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कि यह बजट इतिहास का सबसे खास बजट होने वाला है। और यह खास क्यों है, इसकी शुरुआत इसी बात से हो गई थी कि निर्मला सीतारमण ने इस बार पेपर के जरिए नहीं बल्कि बही खाते के अंदर एक टैबलेट था और इस टैबलेट के जरिए ही देश का बही खाता पढ़ा गया। गरीब तबके के लिए नहीं है, ये अमीरों के लिए है। सोना सस्ता हुआ है और जो गरीब का या सबको, गरीब अमीर सबको ये यूज करने का चीज है। जैसे मोबाइल वो महंगा कर दिया गया है। ये मोदी जी का बजट उचित है। 75 वर्ष वाले को कोई इनकम टैक्स का नहीं देना है। 75 वर्ष वाले कितने % लोग हैं जो कि जीवित हैं। इसलिए ये बजट प्रधानमंत्री का गरीबों को मूर्ख बनाने वाला बजट है। हम लोग के ऊपर कोरोना का एक मार पड़ गया, जिसके कारण बजट में भी कोई फिलहाल कोई आगे का स्थिति उसी तरह नॉर्मल है जैसे पहले था बजट में। आज भी वही बजट में है कि कुछ छूट नहीं दिया गया, मध्यम वर्ग लोगों को कोई छूट इसमें नहीं दिया गया है। बस जैसे पहले था वैसे ही है। बजट तो काफी बड़ा है, क्योंकि गरीब लोग इसका मेन्यू नहीं फॉलो कर सकते हैं। चार्जर, मोबाइल वगैरह, क्योंकि हर एक मोबाइल एक ऐसा चीज है कि हर एक व्यक्ति के पास रहना चाहिए, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम में ही उसका जरूरत पड़ता है। अगर मोबाइल महंगा हो जाए या चार्जर महंगा हो जाए तो कैसे हर एक व्यक्ति मतलब नेचुरली फैमिली फॉलो उसको कर सकता है। इसके कारण और अनाज वगैरह बिल्कुल ऐसा हो गया कि प्याज बिकता है सोने के भाव के जैसा। संसद में देश का आम बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट भाषण समाप्त कर चुकी हैं। आम आयकर दाताओं को बजट 2021 में कोई राहत नहीं मिले। केवल 75 साल से अधिक उम्र वालों को अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी। वहीं सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। शहरी ग्रामीण स्वच्छता के लिए सरकार ने बजट में प्रावधान किए हैं। स्वच्छ हवा के लिए भी सरकार ने अपना पिटारा खोला है। सरकार ने रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार करने का प्रावधान किया है। आज के बजट में क्या कुछ खास रहा, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पेश हुआ देश का आम बजट। आज के बजट में क्या हुआ महंगा, क्या हुआ सस्ता। आज के बजट से गरीब की थाली पर कितना असर, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट पेश किया। यह निर्मला सीतारमण का तीसरा बजट है। इस बार वित्त मंत्री ने बही खाते की बजाय स्वदेशी टैबलेट के जरिए बजट पेश किया। इस बार वित्त मंत्री ने बजट में 6 स्तंभों का उल्लेख किया है, जिनमें पहला स्तंभ स्वास्थ्य एवं कल्याण, दूसरा स्तंभ भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, तीसरा स्तंभ आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, चौथा स्तंभ मानव पूंजी में नव जीवन का संचार करना, पांचवा स्तंभ नव परिवर्तन और अनुसंधान एवं विकास, छठा स्तंभ न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। I borrow the words of Thiruvalluvar, the saint. Yetralum, eatalum, kaattalum, kaatta vaguttalum, nalla valladarasu. A king or a ruler
is the one who creates and acquires wealth, protects and distributes it for common good. Tirukkural. Direct tax proposals. Keeping this in mind, the words of Tirukkural, our government introduced a series of reforms in the direct tax system for the benefit of our taxpayers and the economy. Few months prior to the pandemic, in order to attract investments, we slashed our corporate tax rate to make it among the lowest in the world. The dividend distribution tax too was abolished. The burden of taxation on small taxpayers was eased by increasing rebates. In 2020, the return filers saw a dramatic increase to 6.48 crores from 3.31 crores in 2014. इस बार के बजट में 75 साल से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों को ITR न भरने का प्रावधान किया गया है। विवादों को खत्म करने के लिए समिति का गठन होगा, फेसलेस समिति बनाई जाएगी। 75 साल से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों को ITR भरने की जरूरत नहीं होगी। 75 साल के ऊपर पेंशनधारियों को टैक्स में छूट का प्रावधान, NRI को भी टैक्स में छूट, विदेशी रिटायरमेंट अकाउंट के सरलीकरण के लिए नियम बनाए जाएंगे। 1 करोड़ से ज्यादा ऑडिट से छूट मिलेगी। जिन NRI लोगों को टैक्स भरने में काफी मुश्किलें होती थी, उन्हें इस बार डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट 2021-22 में पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा की है। क्लीन एयर को ध्यान में रखते हुए इस पॉलिसी के तहत 20 साल पुराने निजी वाहनों और 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों को ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर पर जांच के लिए जाना होगा। हाल में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सरकारी वाहनों के लिए 15 साल पुराने वाहनों को कबाड़ यानी स्क्रैप करने में भेजने की नीति को मंजूर कर दिया। मंत्रालय के इस फैसले से केंद्र, राज्य सरकारों और पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में इस्तेमाल होने वाले 15 साल पुराने वाहनों को हटाना होगा। हालांकि इस नीति का पालन अप्रैल 2022 से ही होना है। Scrapping policy. We are separately announcing, Honorable Speaker, a voluntary vehicle scrapping policy to phase out old and unfit vehicles. This will help in encouraging fuel-efficient, environment-friendly vehicles, thereby reducing vehicular pollution and oil import bills. Vehicles would undergo fitness tests in automated fitness centers after 20 years in case of personal vehicles and after 15 years in case of commercial vehicles. Details of the scheme will be separately shared by the ministry. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बजट का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि मैं आदरणीय वित्त मंत्री का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस साल 11,000 किलोमीटर सड़क निर्माण पूरा करने का लक्ष्य और 8,500 किलोमीटर के नए सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके साथ ही सरकार ने तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और असम में नई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। देश में नए इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी सड़क परियोजनाओं को मजबूती मिलेगी और नए अवसर पैदा हो सकेंगे। सरकार ने मोबाइल फोन के पुर्जों और चार्जर पर आयात शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। स्थानीय मूल्य वर्धन को बढ़ाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। इससे विदेशी मोबाइल फोन महंगे हो सकते हैं। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश करते हुए सीमा शुल्कों में 400 रियायतों की समीक्षा की घोषणा की है। इनमें मोबाइल उपकरण भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्लस न्यूज। तो देश का वो बही खाता आ गया जिसका इंतजार सबको था और सभी सेक्टर्स पर कहीं ना कहीं ये बजट अपनी छाप छोड़ता नजर आए। सभी सेक्टर्स को कवर करने की कोशिश की गई है। हालांकि कहीं इस बजट को लेकर लोगों में संतोष भी दिख रहा है तो कहीं लोग नाखुश भी दिख रहे हैं, क्योंकि कुछ हमने अभी आपको बाइट्स भी सुनवाई थी लोगों की कि किस तरीके से मोबाइल इक्विपमेंट्स और मोबाइल के दाम बढ़ने को लेकर कहीं कहीं लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है और असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। हालांकि कुल मिलाकर देखा जाए तो बजट
किस तरीके से देश को आत्मनिर्भर बनाए उस दिशा को दर्शाता हुआ नजर आया। इसी के साथ यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद रांची में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनकी स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें चेन्नई के एमजीएम में भर्ती करवाया गया। फिलहाल उनकी स्थिति पहले से बेहतर है। वहीं आज झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर चेन्नई पहुंचे, जहां उन्होंने एमजीएम हॉस्पिटल में इलाजरत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। बता दें कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वास्थ्य को लेकर और स्वस्थ होने को लेकर जल्द आने की संभावना भी उन्होंने जताई है कि वो जल्द ही स्वस्थ होकर रांची लौटेंगे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसे खुद पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री झारखंड सरकार के मिथिलेश कुमार ठाकुर ने ट्वीट किया है। बाकायदा लिखा है कि आज एमजीएम हॉस्पिटल चेन्नई में जगन्नाथ महतो से मिलकर उनका कुशल क्षेम जाना। महतो के स्वास्थ्य में तीव्र गति से सुधार हो रहा है और वो जल्द स्वस्थ होकर हमारे बीच होंगे। और इस बीच क्योंकि झारखंड के टाइगर के रूप में जगन्नाथ महतो को जाना जाता है, तो उन्होंने नीचे लिखा भी है कि शुभकामनाएं टाइगर। और हमारे साथ खुद झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। मिथिलेश जी, साधना प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिथिलेश जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा मैं कि आप आज जगन्नाथ महतो जो कि झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, उनसे मिलने पहुंचे। उनके स्वास्थ्य को लेकर क्या जानकारी डॉक्टर्स की तरफ से क्या कहा गया और कब तक हम देखेंगे कि झारखंड के टाइगर की घर वापसी होगी? निश्चित रूप से और बहुत जल्द ये शुभ समाचार पूरे झारखंड नहीं पूरे देश की जनता को सुनने मिलेगा कि हमारे झारखंड टाइगर के नाम से जाने वाले और झारखंडियों के हित की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले हमारे माननीय मंत्री जगन्नाथ महतो जी बहुत जल्द पूरी तरह से स्वस्थ होकर और अपने प्रदेश में लौटेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को फिर से संभालेंगे। बिल्कुल मिथिलेश जी, इस बीच आप जब उनसे बात कर रहे थे तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी साफ तौर पर देखी जा सकती है, तो अब जानना चाहेंगे कि जब आप उनसे वहां पर मुलाकात कर रहे थे तो राज्य में शिक्षा व्यवस्था को लेकर हमने देखा था कि जब से उन्होंने पद संभाला था लगातार वो कई चीजों में सुधार को लेकर आगे बढ़ रहे थे और आगे बढ़ रहे थे और उसकी गति कम नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री ने उसकी गति को कम होने नहीं दिया है और निश्चित रूप से जब ये फिर से पूरी तरह से स्वस्थ होकर आएंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में जो काम उनके द्वारा जो शुरुआत की गई थी वो फिर से बहुत तेज गति से को पकड़े को से झारखंड में उनके नेतृत्व में और शिक्षा की जो अभी तक झारखंड में स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है और उनके द्वारा जो सुधार के कार्यक्रम चलाए जा रहे थे और निश्चित रूप से मुकाम पर पहुंचेंगे और झारखंड को एक फिर से सच्चा सिपाही झारखंड का झारखंड में बहुत जल्द आएगा। किस तरीके की चर्चा मिथिलेश जी आपकी जगन्नाथ महतो से हुई? काफी स्वस्थ नजर आए, तभी वो खुद से चल फिर रहे हैं।
डॉक्टरों ने पूरी तरह से फिट घोषित कर दिया है उन्हें, लेकिन वहां जाकर फिर किसी तरह का कोई परेशानी ना हो, इसलिए 10 से 15 दिनों के अंदर वो झारखंड वापस आ जाएगी। मिथिलेश जी, क्या बता पाएं कि किस तरीके की आपकी चर्चा उनसे हुई है? चर्चा वो स्वास्थ्य को लेकर ही हुई है, अभी विशेष कोई चर्चा नहीं। मैं स्वास्थ्य को देखने जानने के लिए ही आया था और माननीय मुख्यमंत्री का भी निर्देश था कि आप जाकर मिल रहे उनसे और उनकी हौसला भी अफजाई की मैंने कि आप बहुत मजबूत हैं और उसी का परिणाम है कि आप फिर से आप नए जीवन में आप वापस आ गए हैं। मिथिलेश जी, क्योंकि आज देश के लिए भी एक बहुत बड़ा दिन है, आज देश का आम बजट पेश किया गया। मैं कुछ एक सवाल उस पर भी लेना चाहूंगा कि आज का बजट आपको झारखंड के लिहाज से कैसा लगा? झारखंड नहीं, पूरे देश के लिहाज से भी मैं कहूंगा तो ये पूरी तरह से जिस तरह की केंद्र सरकार की जो सोच है वो दर्शा रही है पूरी तरह से ये बजट के। जहां जहां चुनाव है वहां के लिए एक तरह से कहा जाए कि लॉलीपॉप दिखलाया गया है उन राज्यों को, बंगाल हो, तमिलनाडु हो, असम हो, हजारों करोड़ की योजनाओं की घोषणा की गई और बाकी राज्य को, देश के बाकी राज्यों के लिए कुछ नया नहीं है इस बजट में। और जिस तरह से राज्य में देश को बेचने का काम निरंतर कर रही है वही नजर आया। बीमा कंपनियों को बेचने का काम, बैंकों को बेचने का काम, ये सारी घोषणाएं नजर आती हैं। कोई भी ऐसी बात इस बजट में नहीं है जिससे लगे कि हमारे देश के किसान आज किसानों की क्या स्थिति है। हमारे अन्नदाताओं को सड़क पर लाकर छोड़ दिया गया है जी। और किसानों के लिए और फिर से कपास पर कर लगाने का इन्होंने, पहले तो सभी चीजों पर कर लगाया ही, खाने पर, अब कपड़े पर भी अब आफत आने वाली है। कपास पर जो आज तक कर नहीं था वो आज नया कर लगाने की घोषणा की है केंद्र की सरकार ने। तो केंद्र की सरकार कहीं से भी एक कहा जाए कि जो जनता से बड़े बड़े वादे करके और सत्ता पर काबिज हुई, जनहित में कहीं से ये कोई बजट नहीं। लेकिन मिथिलेश जी, जो मंत्रालय आप झारखंड सरकार में संभाल रहे हैं, स्वच्छता एवं पेयजल मंत्रालय, उसको लेकर इसमें एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि स्वीकृत की गई है, 1,41,678 करोड़ रुपए की 5 सालों के लिए, और इसमें कई चीजों को इंक्लूड किया गया है। तो क्या लगता है कि इससे भी झारखंड को कुछ लाभ नहीं होने वाला है? देखिए, इसमें हिस्सेदारी बराबर होती है। जो भी घोषणाएं होती है केंद्र सरकार की इस तरह की योजनाओं में, चाहे वो ये जल जीवन मिशन हो या इस तरह की और भी योजनाएं हैं, उसमें राज्य सरकारों की हिस्सेदारी भी बराबर होती है। बिल्कुल। जो राशि केंद्र सरकार द्वारा आवंटित कराई जाती है उतनी ही राशि राज्य सरकार को की भी हिस्सेदारी होती है। और हमारा लक्ष्य है कि हम प्रत्येक घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएं, नल के जल से जोड़ने की योजना है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये तो पहले की पुरानी योजना है। इसके लिए राशि का प्रावधान किया गया है, अच्छी बात है। और हम तो इस योजना पर काम तेजी से कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि 2024 तक हमारे राज्य के एक घर तक नल का जल पहुंच जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश ठाकुर जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सुन रहे थे पेयजल स्वच्छता मंत्री झारखंड सरकार के मिथिलेश ठाकुर को। बजट से उन्हें कुछ भी उम्मीदें वो कह रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ इसमें उन राज्यों को फोकस किया गया है जहां पर इलेक्शन है, और साथ ही ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, चर्चा यहीं से शुरू हुई और बजट पर आकर टिकी, क्योंकि आज बजट देश का पेश हुआ और बेहद अहम दिन। आप तस्वीर जो देख रहे हैं, इसमें झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो नजर आ रहे हैं और उनसे मुलाकात करने के लिए झारखंड सरकार के स्वच्छता एवं पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर पहुंचे हुए थे।
आगे बढ़ते हुए अब बात खगड़िया की करते हैं, जहां पर 20 केंद्र पर आज से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो गई है। जिले के कुल 20,561 छात्र छात्राएं इंटर की परीक्षा में शामिल होंगे, जिसे लेकर खगड़िया सदर प्रखंड में 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से सभी केंद्रों पर सीसीटीवी, वीडियोग्राफी और पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही सभी सेंटरों पर कोविड नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि शहर के आदर्श परीक्षा केंद्र बापू मध्य विद्यालय पर परीक्षा का उद्घाटन नगर सभापति सीता कुमारी ने किया है। ये समुचित व्यवस्था कर ली गई है। पेयजल की व्यवस्था है, शौचालय एवं यूरिनल की समुचित व्यवस्था है, बच्चों को बैठने की व्यवस्था है। सीट प्लानिंग के लिए बाहर में 4-5 जगह डिस्प्ले हम लोग सीट प्लान का किए हैं। इसके अलावा बच्चों को जो है सो फ्रिस्किंग के लिए 2 पॉइंट बनाए हैं, बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए भी फ्रिस्किंग पॉइंट बनाया गया है। बच्चों को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, इसके लिए समुचित व्यवस्था किया गया है। सारे कक्ष को, परीक्षा कक्ष को सैनिटाइज किया गया है और हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था परीक्षा कक्ष में की गई है। नियम और शर्तों के साथ 11 महीने बाद नेपाल सीमा बॉर्डर को खोल दिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना को देखते हुए पिछले 11 महीने से बंद भारत नेपाल बॉर्डर को नेपाल गृह मंत्रालय ने खोलने की इजाजत दे दी है। साथ ही रक्सौल बिरगंज बॉर्डर सहित कुल 30 बॉर्डर खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन बॉर्डर खोलने के बावजूद भारत ने नेपाल जाना आसान नहीं होगा। आपको बता दें कि नेपाल ने ऐसे शर्तें और नियम लागू किए हैं जिनका पालन करना बहुत मुश्किल है। नेपाल जाने के लिए नई ये जो वेबसाइट जारी की गई है, इस पर आपको ऑनलाइन आवेदन करके ही आप नेपाल जाने की वजह और स्थल का विवरण आपको देना होगा। ये वेबसाइट मैं आपको बताना चाहूंगा ccmc.gov.np, यानी नेपाल सरकार की जो वेबसाइट है, इस पर ऑनलाइन आवेदन करके नेपाल जाने की वजह और स्थल का आपको विवरण देना होगा और इसी के बाद अब नेपाल में एंट्री होती नजर आएगी। इसके जरिए एक ई पास के रूप में आपको कोड प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, वेबसाइट ऑनलाइन करने की शर्त है कि आपके पास 72 घंटे के अंदर की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव हो। वहीं अगर इमरजेंसी में अचानक से बॉर्डर पर पहुंचकर नेपाल जाने की कोशिश करते हैं तो वहीं पर आपके कोरोना टेस्ट की प्रक्रिया होगी। पॉजिटिव पाए जाने पर आपको आइसोलेशन या कोरोना सेंटर में भेजा जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए साधना प्लस के साथ। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपर